सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। कल जैसा कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ लिया है हमने, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है हमने, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया है हमने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने पढ़ लिया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी हमने पढ़ लिया। आज लास्ट जो है हमारा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 5 प्रकार की रीट या याचिका दी गई है। इसमें कहा गया है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में हम क्या जारी कर सकते हैं, याचिका जारी कर सकते हैं और हमारे मौलिक अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो न्यायालय है वो मौलिक अधिकार का क्या है, रक्षक बनाया गया है। अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है, वो न्यायालय करता है। तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, न्यायालय है। तो आज हम जो रीट्स हैं, 5 जो रीट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोई बच्चा है नया जो बता सके 5 रीट्स के नाम? कोई 5 रीट्स के नाम बता दीजिए। हाँ पायल बताओ। बताओ। गुड। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसका लैटिन वर्ड है ये, उसको बोला जाता है हेबियस कार्पस। इसमें यह कहा गया है कि बंदी बनाए गए जो व्यक्ति है उसको न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ता है, उपस्थित करना पड़ता है। ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ता है, उपस्थित करना पड़ता है। फिर न्यायाधीश यह जांच करता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया। ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ेगा, उपस्थित करना क्या है, अनिवार्य है। और वो आर्टिकल हमने पहले भी बताया था, आर्टिकल आपका जो था 20 नहीं 22, जिसमें कहा गया था कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने घंटे में न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे वाला जो क्लास था वो आर्टिकल 22 में है। और आर्टिकल 32 में क्या किया जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के पश्चात न्यायालय में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जहां पर न्यायाधीश क्या करता है, जांच करता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है वास्तव में उसने कोई अपराध किया है अथवा नहीं। ठीक है ना, हो सकता है गलतफहमी में ही उसको पकड़ लिया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ता है, उपस्थित करना पड़ता है। न्यायाधीश चाहे तो फिर उसको जमानत दे सकता है या चाहे तो जेल भी भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आर्टिकल जो 32 है ना, आर्टिकल 32 में जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें क्या है, हाइबियस कॉर्पस, जिसका कि शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है सशरीर उपस्थित करना, सशरीर न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अपराधी को, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, हेबियस कॉर्पस। तो जो आर्टिकल 22 हमने पढ़ा था बस वो उससे मिलता जुलता ही है। 22 में कहा गया था कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करो। तो 24 घंटे के में जब प्रस्तुत करते हैं तो न्यायाधीश क्या जांचता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है वास्तव में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से गिरफ्तारी का क्या पूछता है, पुलिस से कारण पूछता है। किससे पूछता है, पुलिस से कारण पूछता है न्यायाधीश कि आपने ये जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इसको किस अपराध में गिरफ्तार किया। ठीक है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से गिरफ्तारी का क्या करता है, न्यायाधीश कारण पूछता है। और केस की भयावहता को देखते हुए या केस कितना बड़ा है या कितना छोटा है उस हिसाब से वो क्या करता है, जमानत या जेल में भेजने की क्या कर देता है, सिफारिश कर देता है। फिर उस पर मुकदमा चलता है बड़े लेवल पे, फिर आगे चल के चार्जशीट क्या होती है, पुलिस दाखिल करती है, फिर उस पर मुकदमा चलता है, फिर अंत में क्या होता है, फैसला होता है। तो प्रारंभिक रूप से जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, जहां न्यायाधीश गिरफ्तारी के कारण को क्या करेगा, जानेगा। और गिरफ्तारी यदि अवैध है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है पायल? पायल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ ठीक है, तो अगला कौन सा बताया था आपने, अब आप ही बताओ। परमादेश, परमादेश, परमादेश को, परमादेश का जो लैटिन वर्ड है उसको बोला जाता है मेंडेमस। क्या बोला जाता है, मेंडेमस। इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है मेंडेमस। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। आप लिख लो शॉर्ट में,
हिंदी में उसमें लिख लो, जैसे उसमें हेबियस कॉर्पस में क्या क्या लिखा आपने शॉर्ट में, सशरीर न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना, कीवर्ड है ये, है ना, मैं रोज बताता हूँ कीवर्ड, कीवर्ड ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे मेंडेमस का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। तो ये आदेश किसको देता है, लोक अधिकारी को देता है, पब्लिक सर्वेंट को देता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देता है। न्यायाधीश किसको आदेश देगा, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं देगा, प्राइवेट कंपनी के मालिक को नहीं दे सकता मेंडेमस। मेंडेमस लाया जाएगा किसके प्रति, लोक अधिकारी, या लोक अधिकारी है पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध। पब्लिक सर्वेंट कहने का मतलब जो पब्लिक की सेवा के लिए, कलेक्टर है, नायब तहसीलदार है ना, या जो भी है, प्रिंसिपल है स्कूल का, है ना, टीचर है, तो इनके प्रति क्या लाया जाता है, मेंडेमस लाया जाता है। तो मेंडेमस का ये होता है, कब आदेश देता है, जब कोई लोक प्राधिकारी या पब्लिक सर्वेंट, आवाज आ रही सभी को, आवाज आ रही है, है ना, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने अधिकार क्षेत्र में कोई काम है और वो काम करने से वो इनकार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय क्या ला सकता है, परमादेश या मेंडेमस ला सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कोई तहसीलदार है, उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है, जाति प्रमाण पत्र बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, या आय प्रमाण पत्र बनाना उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, उसने बनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। तो न्यायालय संबंधित अधिकारी जो है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी है, उसको क्या जारी करेगा, मेंडेमस जारी करेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम था, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र, आपने इसको क्यों इनकार किया है। अब आपको कारण बताना पड़ेगा, हो सकता है लीगल तरीके से भी इंतजार किया, वो इनकार किया, कोई लीगल कारण हो, यदि जानबूझ के यदि मना करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय क्या करवाता है, मेंडेमस जारी करके। लोक अधिकारी क्या, हर लोक अधिकारी का क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसके पावर होते हैं। जितने भी लोक प्राधिकारी होते हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है गवर्नमेंट में, है ना, ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में देखो तो सीएमओ होता है, देखा आपने, डॉक्टर होते हैं, इनके सबके क्या होते हैं, एक अधिकार क्षेत्र होते हैं। उन अधिकार क्षेत्र का काम यदि ये करने से मना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेंडेमस क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। अर्थात संबंधित लोक प्राधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह यह काम करे। क्लियर है, बताओ। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है मेंडेमस में। मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है कि कोई नायब तहसीलदार ने क्या किया, आपसे जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया, आय प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया था, उसका जो अधिकार क्षेत्र था, उस अधिकार क्षेत्र में क्या हो गया, काम करने से, जैसे मान लो आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए, आप सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं, लास्ट डेट भी अभी गई नहीं है, सीटें भी खाली हैं, और आपको एडमिशन देने से मना करते, तो क्या करोगे ऐसे में फिर, तो ऐसे में फिर क्या है, कोर्ट में व्यक्ति जाता है, और फिर कोर्ट फिर क्या है, संबंधित प्रिंसिपल के विरुद्ध क्या करेगा, मेंडेमस जारी करेगा, और यदि वो गलत है तो वो एडमिशन देगा, यदि वो सही होगा, मान लो लास्ट डेट चली गई और फिर आप कोर्ट में चले गए, तो फिर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं देगा। आप क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से। देखो जितनी भी है ना, सब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करा करो, अर्थात रोजमर्रा की जो हमारी चीजें हैं ना, यही सब संविधान में आती है, रोज जो खबरें आती हैं, उनसे इनका क्या बिठाना पड़ता है, रिलेशन, को रिलेशन बिठाना पड़ता है। ठीक है, देखा हुआ ना, कई व्यक्ति को क्या होता है, जब सरकारी नौकरी में होता है, जैसे प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं ना, प्रमोशन का हकदार है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में चला जाएगा। तो फिर कोर्ट ये संबंधित विभाग से पूछेगा कि आप किस आधार पर इसको प्रमोशन नहीं दे रहे हो, है ना, यानी इस व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है प्रमोशन का, पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब आपके अधिकार, लोक प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र है और वो काम करने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेंडेमस जारी हो सकता है। क्लियर है सभी को, बोलिए, आगे बढ़े फिर। ठीक है ना, क्लियर है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया आपको। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है, न्यायाधीश फिर क्या करता है, गिरफ्तारी का कारण जानता है पहला। ठीक है, मेंडेमस में क्या है, लोक प्राधिकारी का जो अधिकार क्षेत्र है वो उसे काम करने से यदि मना करता है तो मेंडेमस जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैं रिटर्न जो वो है, रिटर्न में भी आपको मैं सब दे दूंगा। 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, मैंने मेरी बच्ची से भी बोला था, माही
क्या किया, क्या पीडीएफ स्कैन किए क्या? चलो कोई बात नहीं, आज कर देगी तो आपको आज या कल में उपलब्ध हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो मैंने पढ़ाया एज इट इज आपको रिटर्न में पीडीएफ भी मिल जाएंगे इसके, है ना? ठीक है, चलें आगे बढ़े। तीसरा क्या है, पायल बताओ। नहीं, इसके अलावा प्रतिषेध और उत्प्रेषण तो एक बार एक साथ पढ़ते हैं, इसके अलावा क्या था? अधिकार प्रश्न, क्योटो वारंटो, क्या बोलते हैं? क्यो वारंटो, क्यू यू ओ और वारंटो, क्यो वारंटो बोलते हैं इसको। लेटिन वर्ड क्या है? क्यो वारंटो, है ना? अधिकार पश्चात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में किस अधिकार से। ठीक है, किस अधिकार से आपने, ये भी किसके लिए जारी किया जाता है? पब्लिक सर्वेंट के लिए या लोक प्राधिकारी के लिए क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अर्थात जब कोई लोक प्राधिकारी है या पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सरकारी कर्मचारी है, वो किसी पद पर बैठा हुआ है, तो पद पर वो है यदि, तो पद पर ऐसा नहीं हो कि वो गैर कानूनी तरीके से बैठा हो। कहने का मतलब ये है कि उस पद की योग्यता वो पूरी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, यदि पद पर रहते हुए वो पद की योग्यता पूरी नहीं करता, तो क्या कहाँ जा सकते हो आप? न्यायालय में जा सकते हो। न्यायालय फिर पूछेगा अधिकार पश्चात, यानी किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। यानी हिंदी में जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से, जिसमें लोक प्राधिकारी से पूछा जाता है कि वह किस आधार पर पद पर बना हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक कॉलेज है, आगर में एक कॉलेज है ना? अगर मैं मान लो एक गर्ल्स कॉलेज है या बॉयज कॉलेज है या कोएड कॉलेज है कोई, वहां पर एक प्रिंसिपल है। और एक उज्जैन में आपका जीडीसी कॉलेज है ना? या माधव कॉलेज है या साइंस कॉलेज है, कुछ भी है। एक कॉलेज उज्जैन में है, एक कॉलेज कहाँ है? आगर में है। आगर में भी एक प्रिंसिपल का पोस्ट है, उज्जैन में भी एक प्रिंसिपल की पोस्ट है। मान लो आगर के प्रिंसिपल का ट्रांसफर होता है और वो उज्जैन के लिए हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आगर के प्रिंसिपल का ट्रांसफर उज्जैन हो जाता है, तो उज्जैन में तो एक ही पद है, उस पर ऑलरेडी क्या है? प्रिंसिपल मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में एक पद पर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? दो व्यक्ति हो जाएंगे, है ना? क्योंकि उसके पास भी आदेश है आगर से उज्जैन आने का, तो वो तो पालन करेगा ना। अब उज्जैन वाले के पास कोई आदेश नहीं है कि उसको उज्जैन से आगर जाना है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? एक पद पर दो व्यक्ति हो गए। अब उज्जैन का वो जो प्रिंसिपल है उसको हटाने का आदेश हुआ नहीं है, और आगर के प्रिंसिपल को बोल दिया है ट्रांसफर करके कि उज्जैन, आगर से कहाँ आ जाओ आप? उज्जैन आ जाओ। तो ऐसी स्थिति में एक पद पर कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति हो गए। यानी अब क्या है? कुर्सी एक है और प्रिंसिपल कितने हो गए? दो हो गए। अब 10:30 बजे के पहले सुबह जो भी आ जाएगा उस कुर्सी पे बैठ जाएगा, और फिर जो बाद में आएगा वो उसके सामने बैठ जाएगा। अगले दिन प्रिंसिपल की कुर्सी पर वो सामने वाला बैठ गया तो अगले दिन का प्रिंसिपल वो हो जाएगा। यानी सीधी बात है ना, दो प्रिंसिपल हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब वो बैठे रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। दोनों जो पहले आ जाएगा, ऑफिस टाइम के पहले आ जाएगा, जो बैठ जाएगा कुर्सी पे वो बैठ गया। लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी, कुर्सी पे तो चलो एक जना बैठ जाएगा, रोज एक बैठ जाएगा, एक दिन दूसरा बैठ जाएगा, एक दिन वो बैठ जाएगा, दोनों अदला बंदी करके बैठने लगे मान लो। या ठीक है, एक ने बोला कि चलो सर आप ही बैठ जाओ, मैं तो सामने बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेतन तो एक का ही निकलेगा। ठीक है ना? जब 1 तारीख को वेतन की बारी आएगी तो वेतन एक का ही निकलेगा। और वेतन किसका निकलेगा? जो उज्जैन में ऑलरेडी प्रिंसिपल बना बैठा है उसी का वेतन निकलेगा। जो आगर से आया उसका वेतन नहीं निकलेगा, है ना? तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो आगर से प्रिंसिपल आया वो क्या करेगा? कोर्ट में चला जाएगा, है ना? कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा देखो शासन ने मेरे को आगर से कहाँ भेजा था? उज्जैन भेजा था। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? अधिकार प्रश्न जारी करेगा विभाग के विरुद्ध, और विभाग से पूछेगा, शिक्षा विभाग से, है ना? उच्च शिक्षा विभाग जो होता है ना आपका, उससे पूछेगा कि किस आधार पर आगर के प्रिंसिपल को उज्जैन भेजा गया है और उज्जैन के प्रिंसिपल को आगर नहीं भेजा गया है। तो विभाग को त्रुटि नजर आई जाएगी। तो हो सकता है कि विभाग या तो वापस आगर के प्रिंसिपल को वापस आगर भेज दे, या उज्जैन के प्रिंसिपल को कहाँ भेज दे? आगर भेज दे। कुछ भी करेगा, क्योंकि त्रुटि तो हुई है ना? तो ऐसी स्थिति में जब एक पद पर दो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? काबिज हो जाते हैं या पदस्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्रश्न के माध्यम से
कोर्ट क्या करता है, निर्देश जारी करता है विभाग को, तो फिर विभाग जो है स्पष्ट करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वेतन तो एक को ही मिलेगा ना। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। अंजना ये गेट लगाना थोड़ा, आवाज आ रही है माही, गेट लगा दो। क्लियर हो गया अधिकार परीक्षा सभी को? बोलिए। हम्म। विभाग बताया ना, आदेश तो विभाग से आया है ना, विभाग करेगा क्लियर अब सब। ठीक है, विभाग ही क्लियर करेगा ना। विभाग को ही तो बोलेगा कि आपने इस पद पर कैसे बिठाया किसी को, जैसे नगर निगम कमिश्नर है। ठीक है, नगर निगम का कमिश्नर है, उसके जो नगर निगम का कमिश्नर है उसको तो बहुत सारे पावर है। मान लो नगर निगम का कोई छोटा सब इंजीनियर है ना, उसको यदि आपने क्या दे दिया है, बिना प्रभार दिए, और वो कमिश्नर का काम करने लगा है, ठीक है, उसको पावर नहीं है सब इंजीनियर को, लेकिन वो कमिश्नर को जो पावर है वो पावर इस्तेमाल करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या, कहाँ जा सकते हो आप, कोर्ट में जा सकते हो, तो विभाग से पूछेगा फिर वो कि सब इंजीनियर को आपने लिखित में आदेश दिए हैं सब काम करने के, यदि नहीं दिए तो किस अधिकार से वो काम कर रहा है। आई बात समझ में? तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को फिर क्या किया जा सकता है, यदि लिखित में नहीं दिया है तो अवैध भी घोषित किया जा सकता है। तो ये स्थिति भी बनती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से क्या कर रहा है, बिना आदेश के, यानी उसको जो कार्य दिया गया उसके लिए उसके पास कोई लिखित आदेश नहीं है, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, वो उस पर कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय उससे पूछेगा किस आधार से आप इस पद पर बने हुए हो, या किस आधार पर आप ये काम कर रहे हो। तो वो बताएगा लिखित में कि देखो मेरे को आदेश मिला है, विभाग से ही आदेश मिला है, या कमिश्नर ही छुट्टी पे गया है तो उसने बोला है कि सब इंजीनियर जी आप ये काम कर लो। क्लियर है? बोलो। तो अधिकार परीक्षा है ना, अधिकार परीक्षा आ गया ना समझ में, कि किस अधिकार से वो काम कर रहा है ये पूछा जा सकता है। और एक पद पर जब दो व्यक्ति हो जाए, जब भी विभाग से क्या कर सकता है, कोर्ट पूछ सकता है, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अगला बताओ, अगला बोलो पायल, अगला क्या था? हाँ, प्रतिशत सबसे लास्ट में आता है, उसके पहले आता है एक और, अधिकार पश्चात। ना, अधिकार पश्चात नहीं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण सभी नोट करते जाया करो जितने भी। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे का कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है ना, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तो इस तरीके का कोई लोअर कोर्ट है या निचली अदालत है, तो सभी अदालतों के कार्य क्षेत्र डिवाइड है। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो हाई कोर्ट के भी काम निर्धारित हैं, सेशन कोर्ट है उसके भी काम निर्धारित हैं, सुप्रीम कोर्ट है उसके भी कार्य निर्धारित हैं। तो सबके अलग अलग कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। ठीक है ना, कि कौन सा मामला किस अदालत में जाएगा ये भी क्या है, डिसाइड है। तो कई बार क्या होता है कि जो निम्न अदालतें होती हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से, जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, ऐसे बात की भी क्या करने लगती है, सुनवाई करने लगती है। ठीक है, अर्थात निम्न अदालतें अपने कार्य क्षेत्र के इतर, इतर का मतलब होता है विभिन्न, अपने कार्य क्षेत्र के इतर जो है दूसरे वादों की क्या करने लगती है, सुनवाई करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो हायर कोर्ट है, उसके ऊपर का जो हायर कोर्ट है, वो उसको निर्देश देगा कि ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इस केस को आप यहीं पे क्या करो, रोको, और इसे ऊपरी अदालत में भेजो। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, मान लो कोई वाद ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए लेकिन वो चल रहा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का क्षेत्र में नहीं है वो मामला, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है हाई कोर्ट को कि ये जो वाद आप चला रहे हो ये आपके कार्य क्षेत्र का नहीं है, इसको आप उठा के कहाँ भेजो, सुप्रीम कोर्ट। मैंने चलती हुई कार्रवाई को बीच में रोक देता है फैसला होने के पहले, और वाद को कहाँ ले भेजा जाता है, ऊपरी अदालत में। तो इसे बोला जाता है उत्प्रेषण। क्या बोला जाता है? उत्प्रेषण, सॉरी प्रतिषेध, ये प्रतिषेध है आपका। ठीक है, प्रतिषेध। और उत्प्रेषण में ये होता है आपका कि निचली अदालतें जो फैसला सुना देती है, जैसे मान लो सेशन कोर्ट में कोई फैसला आया,
तो उसकी चुनौती आप दे सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी फैसला सुना दिया तो उसकी चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुना दिया तो आप राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो, गुहार लगा सकते हो। और निचली अदालतों के फैसलों को आप ऊपरी अदालत में क्या दे सकते हो, चुनौती दे सकते हो। इसको बोला जाता है उत्प्रेषण। और अधिकार क्षेत्र से इतर यदि कोई न्यायालय जो क्या कर रहा है, वाद की सुनवाई कर रहा है, तो ऊपरी अदालतें कहती है कि इस बात को यहीं रोको और केस को ऊपर भेजो। ये कहलाता है प्रतिषेध। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक में फैसला होने के बाद ऊपर जाता है केस, एक में चलती हुई कार्रवाई के दौरान आता है। तो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो, एक तरफ लिख लो उत्प्रेषण, कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लो। ऐसे तो मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, पर अभी उससे ध्यान रहेगा आपको। एक तरफ लिख लो उत्प्रेषण, एक तरफ लिख लो आप प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या लिखोगे, चलती हुई कार्यवाही के दौरान बीच में ही ऊपरी अदालतें निचली अदालत को फैसला देती है। इतना नोट कर लो। क्या लिखोगे, चलती हुई कार्रवाई के दौरान ही ऊपरी अदालतें निचली अदालतों को फैसला देती है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसे ऊपर भेजो। सॉरी, ये बात किस में आ रही है, प्रतिषेध में आ रही है। ठीक है। और निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, या आती है आपकी किसमें, उत्प्रेषण में। क्लियर है। निचली अदालत के फैसलों को आप ऊपर अदालत में चुनौती दे सकते हो। आपको पता ही है, सेशन कोर्ट में कोई व्यक्ति हार जाता है तो कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हार जाता है तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से भी हार जाएगा तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो ये कहलाएगा आपका, ये जो प्रोसीजर अपना चलता है, ये कहलाता है उत्प्रेषण। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा अदालतों का मामला है। अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से अलग क्या कर रही है, बात को सुन रही है। तो निचली अदालतों को फैसला दिया, जब फैसला ऊपरी अदालतें देती हैं कि इस बात को ऊपर भेजो, तो वो कहलाता है प्रतिषेध। बस इतना सा याद रखना है। क्लियर है अब, बोलो बोलो। कुछ कंफ्यूजन है क्या कुछ, नए बच्चे बोलो। पायल, है ना, आ गया ना समझ में। जब अपन सेशन कोर्ट के फैसलों को कहाँ देते हैं चुनौती, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले को हम लोग कहाँ चुनौती देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से भी हार जाए तो कहाँ जाता है फिर व्यक्ति, राष्ट्रपति के पास। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा है, ये क्या कहलाता है, उत्प्रेषण। ठीक है। और जब अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से इतर जाकर क्या करती हैं, वाद की सुनवाई करती हैं, तो ऊपरी अदालतें फैसला दे देती है निचली अदालत को कि इस बात को कहाँ भेजो, ऊपर भेजो। ये हो गया आपका आर्टिकल 32। इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या याचिका या रीट, जो पावर सुप्रीम कोर्ट को भी है और यही पावर हाई कोर्ट को भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मैंने पहले बताया था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, कि दोनों, देखो ये आर्टिकल 32 में आता है, हाई कोर्ट में आता है 226 में। नोट कर लो, ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 32 में और हाई कोर्ट को दिया गया है 226 में। ठीक है, नोट कर लो आप सभी लोग। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, जब ये जो पांचों हमने पढ़े ना, रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पश्चात, ये सब क्या कहलाती है, रीट या याचिकाएं कहलाती हैं। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दिया गया है और हाई कोर्ट को भी ये पावर है, लेकिन आर्टिकल 226 में। क्लियर है, बोलिए। सोफिया है क्या लाइन पे, तो दोनों में अंतर क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ज्यादा पावरफुल है याचिका और कौन सी कम है। हाई कोर्ट पावरफुल है कि कमजोर है, हाँ क्यों पावरफुल है, सोफिया बताओ। नहीं, माही तुमसे नहीं पूछा, सोफिया बताओ। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी याचिका लगती है और हाई कोर्ट में कौन सी लगती है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती, बस यही तो पूछ रहा हूँ। हाई कोर्ट में ऐसी कौन सी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती, जब भी तो वो कमजोर हो गया ना सुप्रीम कोर्ट।
तो ऐसी कौन सी याचिका है जो सिर्फ हाई कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती? क्या बोलते हैं उसको? नहीं। दीक्षा बता। देखो दीक्षा ने जो बोला ना, सब लोग ध्यान से सुन लो, इसको नोट कर लो बात। कि सुप्रीम कोर्ट में आपके जो मौलिक अधिकार का हनन होता है उसकी याचिका लगेगी, हाई कोर्ट में भी मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो उसकी याचिका लगेगी। लेकिन हाई कोर्ट में आपके कानूनी अधिकार का भी यदि उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध भी क्या ला सकते हो आप? याचिका ला सकते हो। कानूनी अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकते आप। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने की स्थिति में ही याचिका लेगा। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में तो लेगा ही लेगा, वो आपके कानूनी अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में भी लेगा। यदि आप परीक्षा देने गए और आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो भी आप हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हो, ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है। लास्ट डेट के पहले यदि आपका एडमिशन देने से मना कर दिया है ना प्रिंसिपल ने, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप याचिका लगा सकते हो। क्योंकि सब याचिका, हमेशा ध्यान रखना, याचिका जो भी लगती है ना, तो फिर क्या होता है उसमें बहुत सारे लोगों का जब हित जुड़ा होता है तो याचिका में एक आगे चल के और आएगा जनहित याचिका, उसको और अपन अलग से बात करेंगे। अभी तो सिर्फ अपन याचिका की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की। उसमें आर्टिकल 32 में ये अब आपका पूरा खत्म हो गया। तो सीधा क्लियर है सभी को? कौन ज्यादा पावरफुल? हाँ, इंजेक्शन पावर बोला जाता है। इसी को बोला जाता है इंजेक्शन पावर। ये ध्यान रखना है, इसको लिख लेना नोट्स नोट में। ऐसे तो मेरे वो जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। ये हाई कोर्ट की इंजेक्शन शक्ति कहलाती है, इंजेक्शन पावर बोलते हैं इसको। हिंदी नाम इसका मुझे पता नहीं है, इंग्लिश नाम बोलते हैं इसको इंजेक्शन शक्ति राज्य की, हाई कोर्ट की। क्या इंजेक्शन शक्ति? कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा कानूनी अधिकार पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या लगाएगा, सॉरी हाई कोर्ट याचिका एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना? देखा होगा आपने, कई लोग देखा होगा, कई लोग क्या होता है, कुछ भी होता है तो हाई कोर्ट में याचिका लगा के काम रुकवा देते हैं। देखा है ना आपने कई बार? कुछ भी हो जाता है तो हाई कोर्ट में क्या लगा देते हैं, याचिका। अभी देखा होगा, अभी अब परीक्षा होगी पीएससी की, है ना, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो बच्चे क्या कर देंगे, हाई कोर्ट में क्या लगा देते हैं, याचिका लगा देते हैं। देखते हो ना सब? लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है ना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है आपका। कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है। यदि विभाग सिद्ध कर देगा कि नहीं वो क्या है, सिलेबस का ही है, तो फिर ऐसे में क्या है, तो ये सब कानूनी पेचीदगियां हैं। तो ये कानूनी यदि पेचीदगियां यदि है आपके, उसमें आपका कोई काम है, उसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही है, कानून की कोई कमी है, तो इसी स्थिति में हाई कोर्ट क्या कर लेता है, याचिका एक्सेप्ट कर लेता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ आपके 14 से लेकर 31 तक जो आपके वो हैं फंडामेंटल राइट्स, उस पर ही क्या लेगा, आपकी याचिका को एक्सेप्ट करेगा। 14 से लेकर 31 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, 14 से क्या, 12 से, है ना, 12 से शुरू होता है। तो 12 से लेकर 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें यदि कुछ कमी पेशी होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा, याचिका क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? बोलो। चले आगे। पायल, क्लियर है सभी? कौन ज्यादा पावरफुल है? हाई कोर्ट क्यों है? क्यों है? हाँ, लीगल राइट, लीगल राइट्स है ना, कानूनी मामलों में भी क्या ले सकता है वो, याचिका एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना? इस इसी में आगे हम जब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम, तो वहां पे और डिटेल में हम बात करेंगे। जनहित याचिका नाम सुना होगा आपने ना, उस पर बात करेंगे आगे चल के। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? आर्टिकल 32 क्लियर हो गया, और आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होगा, यहाँ पे आके खत्म हो गए। ठीक है ना? अब आर्टिकल ऐसे 35 जो है वो मुख्य परीक्षा का बिल्कुल विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे, अब आज बात करते हैं कहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे। हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सभी बच्चे हेडिंग डाल लो।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा, 2-3 दिन से बात कर रहे थे हम काय पे, मौलिक अधिकार पे, फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रहे थे। अब आज बात करेंगे हम काय पे, नीति निर्देशक तत्व में। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे वो नागरिकों को प्राप्त थे। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे ना, ये नागरिकों को ही मिले थे सभी अधिकार। और नागरिकों को यदि अधिकार यदि नहीं मिलते हैं तो कहाँ जाता है वो? न्यायालय में जाके इसे क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। यही देखा ना अभी हमने। ठीक है, आया समझ में ना? अभी तक हमने जो बात करी, जो फंडामेंटल राइट्स थे किसके लिए थे? वो राज्य के लिए थे कि नागरिक के लिए थे? बोलो श्वेता। नागरिकों के लिए थे। तो राज्य के लिए सकारात्मक होंगी ये चीजें कि नकारात्मक होंगी? पॉजिटिव होंगी कि नकारात्मक होगी? क्योंकि राज्य को काम करना पड़ रहा है ना। और नागरिक के लिए क्या हो जाएंगी? सकारात्मक हो जाएंगी, पॉजिटिव है नागरिक। हाँ, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य के लिए तो क्या है राज्य के लिए तो नेगेटिव है, और नागरिक के लिए क्या है वो? पॉजिटिव है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे कल नेहा शर्मा ने एक सवाल पूछा था, आज ऑनलाइन है कि नहीं? आज नहीं होगी। तो कल जैसे पूछा था ना, नेहा शर्मा ने एक सवाल क्या पूछा था, याद हो किसी को तो बताओ। आखिरी में पूछा था। हाँ, और फंडामेंटल राइट्स क्या है? वाद योग्य का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय में वाद दायर कर सकते हो, मुकदमा दायर कर सकते हो। इसको बोला जाता है वाद योग्य है। और जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात ये अधिकार किसको मिले हुए हैं? राज्य को मिले हुए हैं। ठीक है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य यदि आपको देता नहीं है तो आप राज्य के विरुद्ध वाद दायर नहीं कर सकते। राज्य के विरुद्ध कहाँ नहीं जा सकते हो आप? कहाँ नहीं जा सकते हो? कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये राज्य के लिए तो पॉजिटिव हो गया, नागरिक के लिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि राज्य को इसमें शक्ति दी गई है। ठीक है ना, अभी बात समझ में? तो अब देखें इसके बारे में और बात करते हैं अपन, कि जब देश आजाद हुआ है ना, 1947 में जब देश आजाद हुआ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के प्रयत्नों के बाद जब संविधान लागू हुआ हमारा, तो जितने भी संविधान निर्माता थे उनकी ये सोच रही होगी कि नागरिकों को हम क्या दें? ज्यादा से ज्यादा अधिकार देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस समय 1947 की स्थिति जो थी, जब हम आजाद हुए थे, तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं रही होगी। उस समय भी सोचा ही होगा संविधान निर्माताओं ने कि हम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दें, लोगों को काम दे दें, है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम भी जारी कर दें। ये आज हम सोच रहे थे, ऐसा थोड़ी उस समय नहीं सोच सकते थे क्या? जितने भी संविधान निर्माता, तो उन्होंने उस समय सोचा था ये भी कि नागरिकों को क्या दिया जाए? ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। तो उन्होंने ये देखा, संविधान निर्माताओं ने, कि ऐसे अधिकार जो तुरंत दिए जा सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, यानी कोई पैसा नहीं लगने वाला ज्यादा, ऐसे अधिकारों को उन्होंने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। और फिर ऐसे अधिकार जो कि दिख तो जरूरी रहे हैं, लेकिन आज यदि लागू कर देते हैं तो हम कर नहीं पाएंगे। जैसे 1950 1947 है, 1950 के बाद 1951 में हम सोचते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दें, ग्राम पंचायत और जनपद और जिला और सबको पैसा बांट दें, तो उस समय पॉसिबल नहीं था। था क्या? नहीं था। सभी लोगों को स्कॉलरशिप दे दें, सभी बच्चों को क्या दे दें? आरक्षण दे दें, तो उस समय एकदम से क्या नहीं था? पॉसिबल नहीं था। तो जो चीज जरूरी तो दिख रही है, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है, आर्थिक दिक्कत आ रही है, सामाजिक दिक्कत भी हो सकती है, लोग विरोध भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परेशानियां आ रही हैं, उनको लेकिन है भी जरूरी हो, तो ऐसे कामों को डीपीएसपी में डाल दिया, राज्य के ऊपर छोड़ दिया। और ऐसे काम जो कि आसानी से हो सकते थे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें उस समय फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। तो है तो ये भी आपके डीपीएसपी भी आगे जाके बनेंगे क्या? आगे जाके ये फंडामेंटल राइट्स ही बनेंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन राज्य की स्थिति पर निर्भर करेगा, राज्य की इच्छा पर निर्भर है।
और चूंकि राज्य को हर साल हर साल तो नहीं, हर 5 साल में क्या करना है, चुनाव का सामना करना है। राज्य सरकारें होती ना, तो राज्य सरकारें क्या करती हैं, डीपीएसपी में जितने बातें कही गई है उसके अनुरूप क्या करती है, कानून बनाती है। क्योंकि डीपीएसपी में लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की गई है, परिकल्पना की गई है। ठीक है, अगली बात समझ में, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की गई है, परिकल्पना। था लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य जहां अधिकतम लोगों को अधिकतम सुविधाएं मिले, ऐसा राज्य क्या कहलाता है, वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो वेलफेयर स्टेट रहेगा तो हर बार सरकार वही आएगी, उसी की आएगी। लेकिन वेलफेयर स्टेट नहीं रहा तो 5 साल में बदल देगी जनता। तो फिर सरकार क्या करती है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या करती है कि जितने भी डीपीएसपी हैं, उन डीपीएसपी में जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके लिए क्या, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, वो नागरिकों को दिए गए हैं। और जो आपके डीपीएसपी हैं वो किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। इस पर राज्य अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वह नागरिकों के कल्याण के लिए डीपीएसपी में मौजूद जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उस पर कानून बनाए अथवा नहीं बनाए। अब मान लो डीपीएसपी में जो बात कही गई है, डीपीएसपी में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है उन पर यदि राज्य कानून नहीं बनाता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। कल जैसे किसी ने पूछा था ना, नेहा ने पूछा था कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, तो ये होता है वाद योग्य नहीं, अर्थात जिन पर मुकदमा, जिन बातों पर आप मुकदमा नहीं चला सकते। यदि मान लो काम पाने का अधिकार को 21A में डाल दें हम, ठीक है, काम पाने के अधिकार को 21A में अनिवार्य कर दें, फंडामेंटल राइट्स में क्या कर दें, शामिल कर ले, तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति को फिर क्या देना पड़ेगी, सरकार को नौकरी देना पड़ेगी। लेकिन अभी काय में है वो, अभी आपके काय में आता है, अभी वो डीपीएसपी में ही है। अगली बात समझ में, तो दोनों में क्या बेसिक अंतर हो गया, एक जो है राज्य को निर्देश देते हैं, राज्य को निर्देश राज्य के लिए बाध्यकारी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, राज्य को काम करना है ना। और ये अधिकार किसको मिले हुए हैं, आपके मौलिक अधिकार किसको मिले हुए हैं, नागरिकों को मिले हुए हैं। और नीति निषेध तत्व वाले अधिकार किसको मिले हैं, राज्यों को मिले गए हैं। ठीक है, ये वाद योग्य है। फंडामेंटल राइट्स आपके कैसे हैं, वाद योग्य। यदि मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में क्या है, आप कोर्ट में चले जाओगे। अभी 32 आर्टिकल बताया था मैंने, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये मैंने आपको पृष्ठभूमि पूरी बता दी किसकी, डीपीएसपी की। अब याद रखना डीपीएसपी अर्थात क्या। पायल बताओ एक लाइन में क्या होना चाहिए डीपीएसपी की परिभाषा। राज्य के लिए बाध्यकारी है। यदि राज्य उनको प्रदान नहीं करेगा तो नागरिक कहाँ चले जाएगा, कोर्ट। कोर्ट, हाँ, सरकार के विरुद्ध केस कर देगा, है ना। ठीक है, आगे ना, क्लियर हो गया अब ये बात। तो नीति निषेध तत्व क्या है, नीति निषेध तत्व राज्य को प्रदान, देखो एक लाइन में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, नीति निषेध तत्व या डीपीएसपी राज्य को प्रदान अधिकार हैं जिन पर राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या करती है, कानून बनाती है, बस। लेकिन यदि कानून नहीं बनाए तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 2 लाइन में उत्तर हो गया, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स क्या थे, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार थे जिनका उपयोग कर नागरिक अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करता है। ठीक है, ये सब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो उसमें आपको आसानी से सब चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चले हम आगे। तो हमारा जो ये डीपीएसपी जो है हमारे, ये हमने कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो बताएगा, नया बच्चा बताए कोई। हाँ पायल बताओ। हाँ, ये कौन आया था अभी, फिरदौस करके कौन था, फिरदौस बताओ। कोई नया बच्चा आया है ना, फिरदौस, नई बच्ची कौन है हाँ, कहाँ से लिए हमने ये, आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे फिरदौस, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे फिरदौस, नहीं सोफिया नहीं बोलना, तो सोफिया को नहीं बोलना, फिरदौस अमेरिका से। कहाँ से लिए थे, अमेरिका से। ठीक है, क्लियर है, चल।
तो ये जो बातें हैं कौन सी, डीपीएसपी की, कहाँ से ली है हमने, अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। अब देखें हम कि कहाँ से कहाँ तक है। ये भाग 4 में है। अभी हम जो पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, वो कहते हैं भाग 3 में थे। ये काय में है, भाग 4 में है। पहली बात, फंडामेंटल राइट्स कितने थे, भाग 3 में थे। वो 12 से 35 तक थे। ये कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 36 से 51 तक। नोट कर लो, नए बच्चे नोट कर लो। नहीं भी नोट करोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, पर नोट करते रहोगे तो आपको याद आ जाता है। याद करते हैं जब कॉपी में, जब नोट करने से ये होता है कि जब वो लिखा हुआ भी आ जाता है तो हर चीज याद हो जाती है कि हमने हाँ इस पर कुछ लिखा था हमने, है ना। कुछ बातों को नोट कर लिया करो। तो आपके जो डीपीएसपी है ये भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आर्टिकल 36 से 51 में इनका क्या है, वर्णन है। इतनी चीजें, 3 चीजें क्लियर है। अब आएगा आर्टिकल 36। जैसे आर्टिकल 12 आया था, सेम वही आर्टिकल 36 है। ठीक है, ऐसा 3 जगह लिखा है संविधान में, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 308। तीनों एक जैसे हैं। क्या है तीनों, तीनों में परिभाषा एक ही दी हुई है। बताओ, तीनों आर्टिकल के बारे में बताओ। आर्टिकल आपका, आर्टिकल आपका 12, आर्टिकल आपका 36, और आर्टिकल आपका 308। 12, 36 और 308, ये तीनों सेम है। ये तीनों क्या है आपके, सेम है। क्लियर है। इन तीनों में काय की परिभाषा दी गई है आपकी, इन तीनों में इन तीनों में इन तीनों में आपको क्या मिलेगी। क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना। इन तीनों में आपको क्या मिलेगी, राज्य की परिभाषा। मैंने पहले भी बताई थी आपको कि राज्य की परिभाषा कैसी थी। राज्य की परिभाषा क्या थी, राज्य में क्या होना चाहिए, एक केंद्र सरकार होती है, और क्या होती है, राज्य सरकारें होती हैं, है ना। प्लस, प्लस क्या होगी, स्थानीय सरकार, है ना, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम। प्लस इन सब में काम करने वाले कौन, प्लस इसमें क्या होगा, इन सब में ना प्राधिकारी। प्राधिकारी है ना अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बनता है आपका, इन सब से मिलकर काय की स्थापना होती है, आपकी राज्य की स्थापना होती है। तो राज्य वह अवधारणा है, राज्य वह अवधारणा है जिसमें क्या होती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकारें होती हैं, और उनमें काम करने वाले क्या होते हैं, प्राधिकारी से मिलकर राज्य नामक संस्था बनती है। क्लियर है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 308, इन तीनों में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अगला जो है आर्टिकल 37, नोट करो। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 वही बोलता है जो नेहा शर्मा ने कल पूछा था। क्या पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद योग्य है, और डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 37 में। नोट कर लो, निकलो सभी लोग। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब, यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय में आप क्या दाखिल कर सकते हो, वाद दाखिल कर सकते हो। और डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डीपीएसपी राज्य की इच्छा पर निर्भर है, वो कानून बनाए अथवा नहीं बनाए। लेकिन राज्य सरकार को 5 साल बाद कहाँ जाना पड़ता है, चुनाव करने। तो चुनाव करने के लिए जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को क्या करता है, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, सुविधा देने के लिए कानून बनाता है। क्लियर है। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है, एक वाद योग्य है और एक वाद योग्य नहीं है। चलो कोई बताओ 38। बोलो, कोई है जो बता सकता है, दीक्षा। बिल्कुल सही। राज्य जो है,
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के क्या करेगा, प्रयास करेगा, और लोगों को क्या दिलाएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास करेगा और लोगों को या नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, प्राप्ति करने में क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, क्लियर है, लिख लो इसको और आगे चल के डिटेल में बात करेंगे हम, अभी सिर्फ इतना ही नोट कर लो। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 ने क्या बोला आपसे कि एक वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। और 38 ने आपसे क्या बोला कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास करेगा, इसके लिए अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। करे तो करे, नहीं करेगा तो आप कहीं नहीं जा सकते हो कोर्ट में। पर करेक्टा क्यों है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव है तो उसको करना पड़ता है, अर्थात नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं देना पड़ती है उसको। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आर्टिकल 38 हो गया। अब आर्टिकल 39 बताओ, और 39 से रिलेटेड आर्टिकल 25 और 26 संविधान संशोधन भी कोई मेरे को बता दो, कोई पुराना बच्चा बता सकता है, बताओ। हाँ ठीक है, हाँ ये तो कही गई ना बात, तो राज्य को निर्देश दिया गया ना। हाँ सही तो है, सही तो बोल रही हो, बिल्कुल सही है। 19 हाँ हाँ, वो उससे भी थोड़ा रिलेशन, लेकिन वो दीक्षा ने सही बताया। और कोई इसको डिटेल में बता सकते, दीक्षा क्या था वो बताओ। चलो आर्टिकल 39 की बात करें अपन, तो 39 में सबसे पहली बात क्या बोलता है, आर्टिकल 39 की सबसे 39A में क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। ये नोट कर लो सभी बच्चे। आर्टिकल 39A में कहा गया स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। ठीक है, लिख लो इसको, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। दूसरा देखो 39 ख या 39 2, जो अभी दीक्षा ने बोला कि समाज के भौतिक संसाधन जितने भी हैं, है ना, उस पर उस पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा राज्य के द्वारा। समाज के भौतिक संसाधन पर नियंत्रण इसलिए करेगा राज्य ताकि अधिकतम लोगों को उसकी सुविधाएं मिले। यानी कहना भौतिक संसाधन का मतलब जैसे खनिज संपदा है ना, उस पर कंट्रोल रखेगा। तो खनिज संपदा जैसे किसके पास रहती है, राज्य के पास रहती है। राज्य अपने अंडर में रखता है खनिज पूरे, फिर उस हिसाब से क्या करता है, उसको बाइफरकेट करता है, तथा राज्य की भौतिक संपदा पर क्या करना, नियंत्रण करना। ये कहा किसमें कहा गया आपका, 39(2) में कहा गया। और 39(3) या 39(ग) में क्या किया गया कि धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी। धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाई जाएगी, अर्थात एक व्यक्ति के पास यदि बहुत सारा धन हो गया तो राज्य उससे ले सकता है। ठीक है, राज्य उससे ले सकता है। अब देखो, अब मैंने जो बात बोली 39(2) और 39(3) वाली, है ना, कि समाज के जो भौतिक संसाधन है उसका क्या किया जाएगा, ऐसा उपयोग किया जाएगा कि अधिकतम लोगों को उसका क्या मिले, लाभ मिले। अब जैसे मान लो देश आजाद हुआ था, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदारी प्रथा अर्थात देश की जो भूमि थी वो जमींदारों के पास थी। ठीक है, जमींदार ने भौतिक संपदा किसके पास हो गई, जमीन पूरी किसके पास हो गई, जमींदारों के पास हो गई, है ना, सीधी बात है। तो भौतिक संपदा, संपदा जो है आपकी है, भौतिक जो संसाधन है उस पर एकाधिकार किसका हो गया, जमींदारों का हो गया। अब आपने 39(2) में क्या बोल दिया कि भौतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुविधाएं मिले। अब राज्य को लगा है बात सही कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। राज्य को क्या लगा कि जमींदारी प्रथा को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में संसद ने एक अधिनियम बनाया, जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। अब चूंकि आप जैसे ही जमींदारी प्रथा को समाप्त करोगे, ठीक है,
तो संपत्ति का अधिकार भी है नागरिकों के पास। 1971 की बात चल रही है। 1971 में संपत्ति का अधिकार था, 78 में खत्म हुआ ना। कल अपनी बात हुई थी पायल, बताया था मैंने। इसका मतलब 71 में नागरिकों के पास कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। तो जमींदार अपनी क्या नहीं देगा? संपत्ति, जमीन नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? कोई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ना। तो संविधान में संशोधन यह किया गया कि 39(2) और धन के केंद्रीकरण पर रोक। ऐसे साहूकार लोग, साहूकार प्रथा होती थी। साहूकार जो क्या करते थे, गांव में क्या बांटते थे? पैसा बांटते थे। साहूकार हैं। बैंक थे, प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। कई लोग बड़े बड़े बैंक खोल लेते थे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, तुमको पता हो तो, 1969 में। किया है कि नहीं किया? हाँ हाँ। और जितने भी राजा थे, राजाओं को जो पेंशन मिलती थी उनको भी समाप्त कर दिया था। तो समाप्त जब आप जब कर सकते हो, जब आपके पास राइट्स हो संसद के तहत। तो 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए। इसमें 25वें संविधान संशोधन में बोला गया कि 39(2) और 39(3) में जो बातें कही गई हैं, उसके अनुरूप यदि राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। कहाँ नहीं जा पाओगे? कोर्ट में नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस समय सरकार ने क्या किया था, राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त किया था। जो जितने भी राजा थे ना, उनको जो पेंशन मिलती थी 1971 में बंद की थी। और दूसरी चीज क्या की थी, जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम था। जमींदारों से जमीन छीनी थी सरकार ने। तो सीधी बात थी कि आर्टिकल 39(2) का सहारा लिया किसने? राज्य सरकारों ने। कि 39(2) में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें राज्य का अधिकतम लोगों को अधिकतम सुविधाएं मिले। पर भौतिक संपदा तो सब किसके पास है? जमींदारों के पास है। तो जमींदारी प्रथा कानून लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में 25वां संविधान संशोधन किया 1971 में कि 39(2) के तहत यदि राज्य क्या करेगी, कानून बनाएगी, तो उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जमींदार लोग जितने भी। ठीक है। और धन के केंद्रीकरण पर रोक। और धन के केंद्रीकरण पर रोक, इसका मतलब जितने भी राजा महाराजाओं के पास ही जो पैसा इकट्ठा है, ये सरकार ले लेगी। उनकी पेंशन क्या कर देगी? बंद कर देगी। पेंशन भी करोड़ों में मिलती थी, उस समय लाखों में मिलती थी। उस जमाने में 71 में सरकार देती थी उनको अपनी तरफ से पैसा। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, 641 जो रियासतें थी उनको आपस में जब मिलाया था, तो उनको यही बोला था कि हम आपको राजाओं को क्या देंगे? पेंशन बांटेंगे, आप बस भारत में सम्मिलित हो जाओ। लेकिन वो पेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार को सब पैसा पेंशन बांटने में ही चला जाता था। तो सरकार को धन के केंद्रीकरण पर क्या लगाना है? रोक लगाना है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कानून बनाया सरकार ने कि राजाओं के पीरियड समाप्त कर दो। तो राजाओं के पीरियड समाप्त कर देंगे तो उनके पास संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि 71 में, अभी 78 आया नहीं है। तो टेम्परेरी 25वां और 26वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें 25वें में भौतिक संसाधन पर नियंत्रण कर लिया राज्य ने, और जमींदारी प्रथा क्या कर दी? पूरी तरीके से समाप्त कर दी। और धन के केंद्रीकरण के रोक के लिए सरकार ने क्या किया? 26वां संविधान संशोधन किया और राजाओं के प्रीवियर्स क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। आगे समझ में क्लियर है? तो आर्टिकल 39(1), एक नहीं, 39(2) और 39(3) ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए। युक्त तो आया नहीं होगा आज भी, है ना? युक्त ये सवाल पूछा जाता है उससे उसमें इंटरव्यू में। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको आपको याद रखना है। तो 39 में क्या था? समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। अर्थात सरकारी नौकरी जितनी भी होगी वहां पर जो तनख्वाह पुरुष को मिलेगी वही तनख्वाह किसको मिलेगी? स्त्रियों को। ऐसा नहीं होगा कि स्त्रियों को कम तनख्वाह दी जाए या पुरुषों को ज्यादा तनख्वाह दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समान कार्य के लिए क्या है? समान वेतन है। ठीक है ना? जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक चुटकुला भी सुनाता हूँ क्लास में, पर यहाँ ऑनलाइन है, ये यूट्यूब पे लेक्चर आएगा तो सुना नहीं सकता। ठीक है ना? इसका विरोध हो जाएगा नहीं तो। पुराने बच्चों को मालूम होगा। इस पे एक चुटकुला भी है बहुत अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन में। ठीक है, तो उसको मैं बता नहीं सकता। चलो अब आगे चलेंगे। हाँ, तो उसको अपन यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब पे जाएगा तो महिलाएं विरोध करेंगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे। चलो तो आगे क्या करेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। दूसरा क्या था आपके? संसाधनों का क्या? भौतिक संसाधनों का क्या किया जाएगा? सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? कंपाइल कर लेंगे, उनका अधिकतम उपयोग सरकार डिसाइड करेगी।
और धन के केंद्रीकरण पर क्या लगाना है, सी में क्या लगाना है, रोक लगाना है। तो ये आप 39 बी और 39 सी को अच्छे से क्या करो, याद रखो, ठीक है। वो समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। और एक और आगे चल के दिया गया है इसमें, समाज के जो दुर्बल वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है ना, उन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। विधिक सहायता तो उन्हें न्यायालय में सरकारी वकील भी क्या कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी 39 में ही दिया गया है। तो 39 में आपको दो चार बातें याद रखना है। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन, और भौतिक संपदा का ऐसा उपयोग कि राज्य के सभी नागरिकों को फायदा मिले उसका। फिर धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाना है। और चौथा क्या है आपका, कि निर्बल वर्ग को विधिक सहायता जो है निःशुल्क प्रदान करना है। समाज के दुर्बल वर्ग को विधिक सहायता जो है निःशुल्क प्रदान करना है। तो ये हो गया हमारा। कल आगे पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी अब आर्टिकल हैं 40 से लेकर 51 तक एक बार सरसरी निगाह से क्या करना, उनको पढ़ लेना। तो आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सब आपको याद करा दूंगा। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको और आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, है ना। अभी 9 बजे तक मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। 2-3 दिन से फिर 9 बजे तक भी हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। आज रिवीजन भी हम नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए बस। इसमें कोई डाउट है किसी का, फंडामेंटल राइट्स में कोई डाउट हो, या डीपीएसपी अभी समझ में नहीं आया, और डीपीएसपी की तो शुरुआत की है हमने, कल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन करें बंद क्लास। हाँ बोलो। अच्छा, तो आप, हाँ, मैं क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो उसमें लिख के दे सकता हूँ। किसमें, इसमें इसमें है ना कोई। हाँ, तो आप लोग आपका उत्तर भी तो डाल सकते हो उसमें, कि नहीं डाल सकते हो, है ना। इसमें अभी जब जब मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो उसमें से उत्तर भी तो आप डाल सकते हो। टेस्ट है ना उसमें। हाँ, टेस्ट का फॉर्मेट है ना। हम अपन सर अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं क्या बोलूंगा कि आप दो दो तीन तीन लाइन में उत्तर लिखो। आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आप अपनी तरफ से उत्तर लिख के उसमें डाल दो। जैसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए छोटे छोटे मैंने, है ना, क्लास के बाद। तो आज ही रात को मैं डाल दूंगा आपको क्वेश्चन, तो है ना, उसमें डाल दूंगा टेस्ट में। तो आप सभी लोगों को दिख जाएगा। और आप आपकी कॉपी में लिखना, उसका फोटो खींचना, उसको सबमिट कर देना, तो मेरे को उसके उत्तर मिल जाएंगे। नीचे नाम लिख देना, ठीक है। हाँ, तो इसमें फिर इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं देख लूंगा। कोई दिक्कत होगी इस, तो उसमें कोई ना बहुत अच्छा लिखा होगा तो उस पर बात कर लेंगे। कोई नहीं लिख पाया होगा तो उसको और बता देंगे किस तरीके से लिखना है। ये ऐप तो बहुत शानदार ऐप है, इसमें कुछ भी कर सकते हो घर बैठे। क्लास की भी जरूरत नहीं है इसमें। आगे चल के क्लास अपन 10-10 11-11 बजे तक लेंगे इसी में ही, क्योंकि अभी आने वाले 3 महीने तक कोई क्लास चालू नहीं होगी। और अब अगस्त में जाके आयोग डिसाइड करेगा कि परीक्षा कब लेना है। मालूम है कि नहीं तुमको, आज आया फैसला। कुछ नहीं, जब मैंने पहले ही बोल दिया था कोई परीक्षा होना ही नहीं है, जब तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। नहीं तो ऑनलाइन मैंने लाइव पढ़ाना क्यों शुरू किया, इसीलिए किया है। तो 1 तारीख से तो बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अच्छा, वो लिंक आप लोगों के पास नहीं आती है। तो वो सर को मैं वो जो वो है ना आनंद दलोदिया सर, उनको मैं अपना वो जो ग्रुप है जीडीसी वाला, है ना, आप जीडीसी से ही हो ना, उसमें उनको एडमिन बना दूंगा, है ना। तो आज तो खैर मैं दे देता हूँ, उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ। माही, वो आनंद सर की जो लिंक है ना, आनंद सर की जो लिंक है वो बीए वाले ग्रुप में डाल देना जीडीसी के, ठीक है। 9 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, ओके। सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोग अपना ध्यान रखो। आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलो घर से।
ठीक है, धन्यवाद।